जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूथ साइंस चैप्टर वाइज डिस्कशन में केमिस्ट्री सेक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस सेशन में भी हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं ग्रुप डी और NTPC एग्जाम से पहले बायो के एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में। दोस्तों इस कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन सिंगल बॉन्ड CH2 समूह भिन्न है कहलाती है। ऑप्शन दिया हुआ है किण्वन, दूसरा ऑप्शन है समावयवी, तीसरा ऑप्शन है परिष्कृत स्प्रिट और चौथा ऑप्शन है समजातीय श्रेणी। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन सिंगल बॉन्ड CH2 ग्रुप जो होता है वो भिन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है किण्वन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किण्वन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी को इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन कहा जाता है। और आप सबों को मालूम है कि किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो कब होती है? तो गुरुजी ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती है। कब होती है? ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती है। और इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इस प्रक्रिया का उपयोग शराब या फिर अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? शराब या अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि किण्वन प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि किण्वन कौन सी प्रक्रिया है, आप कहेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन है, यानी कि जैव रासायनिक प्रक्रिया है। साथ ही आप सभी कहेंगे कि सर दूसरे ऑप्शन में समावयवी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि समावयवी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में आइसोमर कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में परिष्कृत स्प्रिट भी दिया हुआ है, तो ये क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि स्प्रिट आपका किससे बनता है? तो गुरुजी स्प्रिट जो है वो अल्कोहल से बनता है। किससे बनता है? अल्कोहल से बनता है। और परिष्कृत का मतलब क्या होता है? तो गुरुजी परिष्कृत का मतलब होता है शुद्ध, यानी कि स्वच्छ, साफ। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका प्योर अल्कोहल होगा, जो क्या होगा? प्योर अल्कोहल होगा, शुद्ध अल्कोहल होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिष्कृत स्प्रिट या फिर रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं। ध्यान में रखेंगे इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? तो गुरुजी इंग्लिश में इसको रेक्टिफाइड स्प्रिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक्टिफाइड स्प्रिट। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इसी को क्या बोला जाता है? तो सर जी इसी को न्यूट्रल स्प्रिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूट्रल स्प्रिट भी बोला जाता है, जिसमें आपका जो अल्कोहल होता है उसका परसेंटेज कितना होता है? तो गुरुजी इसमें अल्कोहल का परसेंटेज लगभग 95% के आसपास होता है, या इससे ज़्यादा भी रहता है कुछ एक केसेस में। कि जब इसी रेक्टिफाइड स्प्रिट में, इसी परिष्कृत स्प्रिट में 5 से 10%, कितना सर? 5 से 10% मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं। 5 से 10% मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं। तो मेथिल अल्कोहल आपका कैसा होता है? पॉइजनस होता है, विषैला होता है। तो जैसे ही आप इसमें मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका पॉइजनस हो जाएगा। तो लोग इसका पीने के रूप में यूज नहीं करेंगे और इसका जो प्रॉपर यूज है वो हो पाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि जब इसमें हम लोग 5 से 10% मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं तब इसको क्या कहते हैं? तो गुरुजी तब इसको विकृत स्प्रिट बोला जाता है, या फिर इसी को विकृत अल्कोहल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विकृत अल्कोहल भी बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में डीनेचर्ड स्प्रिट कहते हैं, या फिर डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? डीनेचर्ड स्प्रिट कहते हैं या फिर डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं।
आप सभी क्या देख रहे हैं कि इस तीनों ही ऑप्शन में आपको कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड CH2 का चर्चा नहीं है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। अब आप कहेंगे सर फिर हमारा आंसर समजातीय श्रेणी हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये समजातीय श्रेणी क्या होता है, तो आइए उसको भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका अगला ऑप्शन है समजातीय श्रेणी। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या होता है, तो मेरे मित्र बड़ा ही सरल सा चीज़ है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हमारे इस अर्थ पे बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, और जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उन सभी का प्रॉपर्टीज एक साथ याद रखना या एक साथ पढ़ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि अपने अध्ययन की सुविधा के लिए जितने भी ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट है उन सभी को आप अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, ताकि किसी एक ग्रुप का अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया तो उस ग्रुप के जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म या प्लांट हैं उन सभी का प्रॉपर्टीज आप समझ जाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं तो यहाँ भी हम लोगों को बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है, यानी कि बहुत सारा कार्बनिक यौगिक देखने को मिलता है। और इन सभी कार्बनिक यौगिक का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है, यानी कि अलग अलग होता है। तो एक साथ इसको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग अपने अध्ययन के सुविधा के लिए क्या करते हैं, अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इन सभी कार्बनिक यौगिकों को अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। और हम लोग जो ये अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं इसी ग्रुप को क्या कहते हैं, हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं, यानी कि होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी वो ग्रुप कौन कौन सा है, तो मेरे मित्र आप सभी जो एल्केन के बारे में पढ़ते रहते हो कि एल्केन का जो पहला कंपाउंड है वो है मीथेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CH4 कहते हैं। ठीक इसी तरह आप बात करते हो C2H6 की, तो इसको आप क्या कहते हो कि गुरुजी ये इथेन है। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे ये आपका क्या है, मीथेन है, और ये आपका क्या है, इथेन है। और अगर हम लोग इसके अगले कंपाउंड की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी C3H8 क्या हो जाता है, प्रोपेन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जरा सा ये बताओ कि इथेन क्या है, तो आप क्या कहते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। किस ग्रुप का कंपाउंड है, तो एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। कोई पूछता है आपसे कि प्रोपेन क्या है, आप क्या कहते हो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और किस ग्रुप का कंपाउंड है, तो एल्केन का है। अच्छा ये चीज़ आपको कैसे पता चला, तो आप कहेंगे कि गुरुजी आपने कल ही बताया है एल्केन के बारे में कि एल्केन ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, तो संतृप्त होते हैं, और सभी में कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपने सिर्फ एल्केन का प्रॉपर्टीज पढ़ा तो आपको मीथेन का भी प्रॉपर्टीज मालूम हो गया, इथेन का भी प्रॉपर्टीज मालूम हो गया, प्रोपेन का भी प्रॉपर्टीज मालूम हो गया, और इसी तरह से आगे ब्यूटेन आते चला जाएगा, पेंटेन आएगा, हेक्सेन आएगा, हेप्टेन आएगा। तो ये जितने भी कंपाउंड हैं इन सभी का प्रॉपर्टीज आपको मालूम पड़ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी अगर इन सारे कंपाउंड का एक ग्रुप बना दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक सीरीज हो जाएगा। और बस यही चीज़ आपको समझना है कि यही सीरीज आपका क्या कहलाता है, तो सर यही सीरीज जो है हमारा समजातीय श्रेणी कहलाता है, यानी कि होमोलोगस सीरीज कहलाता है। ध्यान में रखेंगे कि ये आपका सिर्फ एल्केन के लिए नहीं होगा, बाकी के जो आपका एल्कीन है उसके लिए भी होगा। एल्कीन के जितने भी कंपाउंड होंगे उन सभी का प्रॉपर्टी जब आप एल्कीन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक इसी तरह जब आप एल्काइन की बात करेंगे तो सर वहाँ भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। अगर आप अल्कोहल की बात करेंगे तो वहाँ भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। आप कीटोन की बात करेंगे वहाँ भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड की बात करेंगे वहाँ भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया कि समजातीय श्रेणी क्या होता है, लेकिन ये बताओ कि समजातीय श्रेणी में जो कंपाउंड होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा ये जो आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन है एक दूसरे को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो एक दूसरे को हम लोग समजात कह सकते हैं या फिर समजातीय कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये सभी के सभी कंपाउंड जो है वो एक ही कास्ट से हैं, एक ही जाति से हैं, और इसका जाति क्या है, तो गुरुजी इसका जाति एल्केन है। अब आप कहेंगे कि हमने समजातीय भी समझ लिया और समजात क्या होता है ये भी समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि इसमें CH2 का अंतर कहाँ है, सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके मीथेन में एक कार्बन है, जबकि इथेन में क्या है, तो गुरुजी इथेन में 2 कार्बन है। ध्यान दीजिएगा मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, इथेन में क्या है गुरुजी, तो 6 हाइड्रोजन है। अच्छा आप ये बताइए कि मीथेन से इथेन में कितना कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, एक कार्बन ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। आप क्या देख रहे हैं कि मीथेन और इथेन में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर है।
कितना का अंतर है? सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर है। ठीक इसी तरह से अगर आप इथेन और प्रोपेन की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इथेन में 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है? 6 है। और आपका प्रोपेन में, तो प्रोपेन में 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है? तो गुरुजी 8 है। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर है, यानी कि इथेन से प्रोपेन में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन यहाँ भी क्या है सर? ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे की पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि जितने भी समजातीय श्रेणी के यौगिक होते हैं, जितने भी होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड होते हैं, उन सभी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितना का डिफरेंस रहता है? तो सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस रहता है। और वैसे सभी यौगिक जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी कहेंगे। आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है। यहाँ पे तो आपने किसी का कार्यात्मक समूह नहीं बताया है। ध्यान में रखिएगा कि कार्यात्मक समूह को हम लोग इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह पार्ट होता है जिसपे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा प्रॉपर्टीज, सारा का सारा गुण क्या करता है? डिपेंड करता है। आप सबों को मालूम होगा, आप सबों ने कई दफा याद करा होगा कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो गुरुजी OH होता है। तो जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं अल्कोहल के कुछ एक कंपाउंड की। जैसे अगर आपको बोला जाए कि मेथेनॉल का फार्मूला लिखना है तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी CH3OH हो जाएगा। और अगर आपसे बात करा जाए इथेनॉल का फार्मूला लिखना है तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे गुरुजी C2H5OH हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, ये आपका क्या है? आप कहेंगे कि गुरुजी ये मेथेनॉल है। साथ ही ये क्या है? आप कहेंगे कि गुरुजी ये इथेनॉल है। आपको क्या देखना है? तो आपको ये देखना है कि इस दोनों का फंक्शनल ग्रुप समान है या नहीं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब अल्कोहल ग्रुप का है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है, इसका कार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या है सर? समान है। आपको अब क्या देखना है? इसमें देखना है कि सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर है या नहीं। आप क्या देख रहे हैं कि पहला कंपाउंड मेथेनॉल और दूसरा कंपाउंड आपका इथेनॉल है। यहाँ पे देखिए कि कार्बन आपका 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो मेथेनॉल में 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, जबकि आप इथेनॉल की बात करेंगे तो 2 कार्बन और आपको कितना हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है? 5। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी मेथेनॉल से इथेनॉल में भी क्या है? सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर है। और यही चीज आपको प्रोपेनॉल में भी देखने को मिलेगा और यही चीज आपको ब्यूटेनॉल में भी देखने को मिलेगा। मतलब साफ है कि वैसे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो अब आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है, इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग एक साथ स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, जैसे कि एल्केन का, एल्कीन का, अल्कोहल का, एल्काइन का, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, इस तरह से। अब इस किसी एक ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे वे सभी के सभी क्या कहलाएंगे? तो समजातीय श्रेणी के कंपाउंड कहलाएंगे और एक दूसरे का समजात कहलाएगा, यानी कि होमोलोगस कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि C6H14 में कितने समावयवी हैं, यानी कि आइसोमर हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 5। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि C6H14, ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी हेक्सेन कहते हैं। और आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेक्सेन के कितने समावयवी होते हैं। आप कहेंगे कि सर अभी जस्ट आपने बताया भी था लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए। तो चला कोई बात नहीं है, ध्यान में रखना कि समावयवी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। अच्छा ये होता क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि सर वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो। संरचना सूत्र क्या हो? अलग अलग हो। क्या कहलाता है? तो गुरुजी समावयवी कहलाता है। अलग अलग हो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे समावयवी कहलाएगा, या फिर इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहलाएगा।
ध्यान में रखेंगे कि ये घटना आपका क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये घटना जो है वो समावयवता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समावयवता कहलाएगा। यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि समावयवता के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। एक होता है आपका संरचनात्मक समावयवता और दूसरा होता है आपका त्रिविमीय समावयवता। आप कहेंगे कि चलो सर हम ये तो समझ पा रहे हैं कि समावयवी क्या होगी और समावयवता क्या होगा, लेकिन ये बताओ कि हेक्सेन के कितने समावयवी होंगे। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हेक्सेन के 5 समावयवी होते हैं और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं। कौन कौन सा? तो गुरुजी एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, एक क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा क्या होता है? तो गुरुजी दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। दूसरा क्या होता है? आइसोब्यूटेन। आप कहेंगे कि चलो सर ये तो हम समझ पा रहे हैं कि ब्यूटेन के 2 समावयवी होंगे और हेक्सेन के 5 समावयवी होंगे, लेकिन ये बताओ कि हेक्सेन के 5 समावयवी कौन कौन से होंगे। तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेक्सेन के 5 समावयवी की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जितना भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिख रहा है इन सभी का अनुसूत्र क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोग हेक्सेन की बात कर रहे हैं, यानी कि C6H14 की बात कर रहे हैं, तो सभी का अनुसूत्र क्या होगा? C6H14 ही होगा। इन सभी में 6 कार्बन होंगे और आपका हाइड्रोजन कितना होगा? तो 14 होगा। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि इन सभी का नाम क्या होता है? अलग अलग होता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहां भी आपको हेक्सेन कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ क्या होगा? चेन में जुड़ा होगा, श्रृंखला बनाया होगा, सीरीज में जुड़ा हुआ होगा, कहीं पे भी कोई ब्रांचेज नहीं निकला हुआ होगा, तब आप उसको क्या कहेंगे? तो गुरुजी आप उसको एन हेक्सेन कहेंगे। क्या कहेंगे? एन हेक्सेन, यानी कि इसको आप क्या कहेंगे? नॉर्मल हेक्सेन कहेंगे। तो आपके हेक्सेन का एक समावयवी कौन है? नॉर्मल हेक्सेन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तो सर यहाँ पे ब्रांच निकला हुआ है। ध्यान में रखेंगे कि इसी ब्रांच से इसका क्या होगा? नामकरण होगा। अब इसका नाम क्या होगा? तो मेरे मित्र पहले आपको ये काउंट करना होगा, ये जो ब्रांच है वो कितने नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है। अच्छा, ये कितने नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है ये चीज आपको कैसे पता चलेगा? तो जहां पे भी ब्रांच होगा उसके नजदीक से हम लोग कार्बन की संख्या को काउंट करना शुरू करेंगे। तो आप काउंट कीजिए कि इधर से नजदीक होगा या फिर इधर से नजदीक होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो ब्रांच है वो इधर से नजदीक होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग पहला कार्बन मान लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, और ये क्या हो जाएगा? 5वां कार्बन हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 5 कार्बन जो है वो क्या है? तो चेन में जुड़ा हुआ है, यानी कि श्रृंखला बनाए हुए है, जबकि एक कार्बन यहाँ पे क्या बनाए हुए है सर? तो ब्रांच बनाए हुए हैं। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आपका कार्बन के साथ ब्रांच जुटा हुआ है वो कितने नंबर के कार्बन के साथ जुटा हुआ है? आप कहेंगे 2 नंबर कार्बन के साथ जुटा हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे इसके नामकरण में? तो पहले आप 2 लिखेंगे, यानी कि 2 नंबर पे आपका क्या जुटा हुआ है? कोई ब्रांच जुटा हुआ है। वो ब्रांच किस चीज का है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो CH3 लिखा हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि जब CH4 से हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, CH4 से एक हाइड्रोजन क्या करते हैं? निकाल देते हैं, तब ये क्या हो जाता है? तो गुरुजी CH3 हो जाता है। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। और जब एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तब वो क्या हो जाता है? तो गुरुजी तब वो मिथाइल हो जाता है। क्या हो जाता है? मिथाइल हो जाता है, यानी कि CH3 आपका क्या है? मिथाइल है। और ध्यान में रखिएगा कि तब आपका ये किस ग्रुप का कंपाउंड हो जाता है? तो एल्किल ग्रुप का कंपाउंड हो जाता है। अब आप कहेंगे कि चलो सर हमको ये भी पता चल गया कि इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में 2 नंबर पे कोई ब्रांच जुटा हुआ है, और वो ब्रांच किसका है? तो वो ब्रांच मिथाइल का है। तो लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 मिथाइल। क्या लिख दिए? 2 मिथाइल। ध्यान देंगे कि आपका कितना कार्बन चेन में जुटा हुआ है? आप कहेंगे 5। कितना जुटा हुआ है? 5। और आप ये बताइए कि आप किसका समावयवता लिख रहे हैं? आप कहेंगे हेक्सेन का, यानी कि एल्केन ग्रुप का। तो एल्केन ग्रुप का जो 5 कार्बन वाला यौगिक होगा उसको आप क्या कहते हैं? तो आप सभी कहते हैं सर 5 कार्बन के लिए हम लोग ग्रीक अक्षर पेंटा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पेंटा यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 5 कार्बन है तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग पेंटेन कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, यानी कि एक समावयवी आपका क्या हो गया? तो 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। ध्यान देंगे आप इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे। आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो इसके बीच में है।
यहाँ पे हमको पहले क्या करना होगा, तो ये देखना होगा कि कितने नंबर के कार्बन पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि सर देख लेंगे कि नज़दीक कहाँ से पड़ता है। जब आप इस सिचुएशन में यहाँ पे आएंगे तो आप कहेंगे कि सर अगर इधर से भी काउंट करें तो ये तीसरे नंबर पे आएगा और इधर से भी काउंट करें तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, मतलब हम किधर से भी काउंट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इधर से काउंट करना शुरू करते हैं तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे ये। अगर हम इधर से कार्बन को काउंट करना शुरू करें तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और ये क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि सर जी यहाँ हम देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुटा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 3 मिथाइल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3 मिथाइल लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा कि कितना कार्बन आपका चेन में जुटा हुआ है, आप कहेंगे 5 कार्बन। किस ग्रुप का समावयवी लिख रहे हैं, तो सर एल्केन ग्रुप का। 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। तो आप क्या कह सकते हैं कि हेक्सेन का जो 5 समावयवी है उसमें हमारा 3 कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे कि पहला है नॉर्मल हेक्सेन, दूसरा है हमारा 2 मिथाइल पेंटेन और तीसरा है हमारा 3 मिथाइल पेंटेन। आइए इसके और जो 2 समावयवी हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग हेक्सेन के 2 अन्य समावयवी की बात कर लेते हैं। ध्यान में रखिएगा कि इस दोनों के लिए भी आपका जो अनुसूत्र है वो कितना होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी C6H14 ही होगा। अब मसला ये है कि इसको पढ़ा कैसे जाए, तो आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने पिछले 3 आइसोमर को पढ़ा है ठीक उसी तरह आप इसको भी पढ़ सकते हैं। क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ब्रांचेज को देखना है कि यहाँ पे ब्रांचेज कहाँ से नज़दीक हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला पे आप क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 कार्बन क्या है, चेन में जुटे हुए हैं। आप क्या देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला में 2 कार्बन के साथ क्या है सर, ब्रांच जुटा हुआ है, यानी कि 2 कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है सर, मिथाइल लगा हुआ है। ध्यान देंगे कि अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो क्या कहेंगे कि सर पहला कार्बन ये होगा, दूसरा कार्बन क्या होगा, ये होगा, तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि दूसरे पे भी आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और तीसरे पे भी लगा हुआ है। और अगर आप इधर से भी काउंट करेंगे तो वही होगा, पहला आपका ये, दूसरा ये और तीसरा ये, यानी कि इधर से भी आपका दूसरे और तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है सर, तो मिथाइल ग्रुप का ब्रांच लगा हुआ है। तो अब हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, तो सर आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो पहले ही हम लोग ये लिखेंगे कि दूसरे नंबर पे भी ब्रांच लगा हुआ है और तीसरे नंबर पे भी लगा हुआ है, तो हमने 2 और 3 को लिख दिया। ध्यान देंगे कि यहाँ पे कितना मिथाइल ग्रुप हो जाता है, आप कहेंगे कि गुरुजी एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया और दूसरा मिथाइल ग्रुप ये हो गया, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग डाई मिथाइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डाई मिथाइल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,3 डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे, 2,3 डाई मिथाइल। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 4 कार्बन जो है वो क्या है, चेन में जुटा हुआ है और हमको लिखना किसके लिए है, तो एल्केन ग्रुप का। और 4 कार्बन के लिए हम लोग एल्केन ग्रुप में क्या नाम लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर ब्यूट लिखते हैं, एल्केन है तो एन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो हम लोग इसको पूरा क्या पढ़ेंगे, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या पढ़ेंगे, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक इसी तरह जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4, यानी कि 4 कार्बन क्या है, चेन में जुटे हुए हैं। और यहाँ पे जो ब्रांच है वो क्या है, तो सर एक ही कार्बन पे है। ब्रांच क्या है सर, एक ही कार्बन पे है। तो अब हमको यहाँ पे क्या देखना होगा कि ब्रांच हमारा किधर से नज़दीक होता है, यानी कि मिथाइल ग्रुप जो है वो किधर से नज़दीक होता है। तो अगर आप इधर से कार्बन को काउंट करेंगे तो कहेंगे पहला कार्बन ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये हो जाएगा। आप इधर से चलेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन आपको क्या देखना है कि नज़दीक किधर से होता है। जब आप इधर से आएंगे तो कहेंगे गुरुजी ये पहला नंबर का कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा नंबर का, ये तीसरा नंबर का और ये चौथा नंबर का। आप क्या कहेंगे कि सर जब इधर से आ रहे हैं तो हमारा जो ब्रांचेज है वो दूसरे नंबर पे आ जा रहा है, तो हमको क्या करना है, इधर से ही कार्बन को काउंट करना है। पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा आपका ये, तीसरा ये और चौथा आपका ये हो गया। ध्यान देंगे यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपका 2 नंबर पे ही दोनों क्या है, मिथाइल ग्रुप है। 2 नंबर पे ही क्या है सर, दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सर इसको हम लोग लिखेंगे 2,2। क्या लिखेंगे, 2,2, यानी कि जो मिथाइल ग्रुप है वो दोनों ही क्या है सर, 2 नंबर कार्बन पे ही है। तो 2,2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि गुरुजी यहाँ भी 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हमको क्या लिखना है, तो सर 2 मिथाइल को हमको डाई मिथाइल लिखना है। क्या लिखना है, डाई मिथाइल लिखना है। अब आप क्या कहेंगे कि 4 कार्बन जो है वो क्या है, चेन में जुटे हुए हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर यहाँ भी क्या होगा, ब्यूटेन होगा। तो ये क्या हो गया आपका 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन।
क्या हो गया 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अब हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि जो हेक्सेन है इसका कितना समावयवी होता है? आप सभी कहेंगे कि 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। कौन कौन सा? पहला होता है नॉर्मल हेक्सेन, दूसरा होता है 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरा होता है 3 मिथाइल पेंटेन, चौथा होता है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन और पांचवा होता है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? ऑप्शन दिया हुआ है इथेन, मीथेन और प्रोपीन, दूसरा ऑप्शन है इथेन, मीथेन और इथाइन, तीसरा ऑप्शन है इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटीन और आपका चौथा ऑप्शन है इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है यानी कि ग्रुप बनाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सजातीय श्रेणी को हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी को ही हम लोग क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और आप सभी ने अभी जस्ट क्या देखा है कि किसी एक ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होते हैं वे क्या कहलाते हैं? समजातीय श्रेणी में कहलाते हैं यानी कि सजातीय श्रेणी में कहलाते हैं। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम एल्केन ग्रुप के सभी कंपाउंड की बात करें, एल्केन ग्रुप के सभी कंपाउंड की बात करें तो एल्केन ग्रुप का जितना भी कंपाउंड होगा वो क्या कहलाएगा? तो गुरुजी सजातीय कहलाएगा या फिर समजातीय कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से अगर हम अल्कोहल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड हैं उन सभी का बात करें तो आप क्या कहेंगे कि अल्कोहल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे वे क्या कहलाएंगे? समजातीय कहलाएंगे या फिर सजातीय कहलाएंगे। मेरे मित्र यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि किसी एक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ उसी ग्रुप का कंपाउंड होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? समजातीय या सजातीय कहलाएगा। अगर किसी दूसरे ग्रुप का कंपाउंड है तब वो सजातीय या समजातीय नहीं कहलाएगा। तब आप लोग कहेंगे कि सर इसका आंसर कैसे पता चलेगा? बिल्कुल ही आसानी से पता चल जाएगा। अब आप इतना तो जरूर कह सकते हैं कि गुरुजी समजातीय श्रेणी में एक ही ग्रुप के कंपाउंड होंगे, अगर दूसरे ग्रुप का कंपाउंड होगा तो वो समजातीय नहीं होगा। तो आइए हम लोग ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन है इथेन, मीथेन और प्रोपीन। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इथेन और मीथेन ये दोनों ही किसके कंपाउंड हैं? एल्केन के कंपाउंड है, जबकि प्रोपीन किसका कंपाउंड है? आप कहिएगा एल्कीन का कंपाउंड है। तो आपका पहला ऑप्शन सजातीय श्रेणी नहीं बना रहा है। आपका दूसरा ऑप्शन है इथेन, मीथेन और इथाइन। आप क्या कहेंगे कि इथेन, मीथेन ये दोनों ही फिर से एल्केन ग्रुप के ही हैं, जबकि हमारा तीसरा है इथाइन जो कि किस ग्रुप का है? एल्काइन ग्रुप का है। तो आप क्या कहेंगे? सर ऑप्शन बी भी नहीं होगा। आपका तीसरा ऑप्शन है इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटीन। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इथाइन और प्रोपाइन ये तो एल्काइन ग्रुप के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो ब्यूटीन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा? तो सर ये एल्कीन ग्रुप का हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी सजातीय श्रेणी नहीं बना रहा है। आपका चौथा ऑप्शन है इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोग कह सकते हैं कि जो इथाइन है, प्रोपाइन है और ब्यूटाइन है ये सब के सब किस ग्रुप के एलिमेंट हैं? सॉरी, सब के सब किस ग्रुप के कंपाउंड हैं? आप कहेंगे एल्काइन ग्रुप के कंपाउंड हैं और इसीलिए ये क्या बनाएंगे? सजातीय श्रेणी बनाएंगे, यानी कि ये जो आपका ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? सजातीय श्रेणी का समूह कहलाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें डैश। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और अलग अलग कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें क्या होता है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और अलग अलग कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं। आप बताइए क्या ये ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। सजातीय श्रेणी जब भी होगा तो जो उसका फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा? समान होगा, लेकिन उसमें जो परमाणु की संख्या होगी वो क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अलग अलग कार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। आप कहेंगे सर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका दूसरा ऑप्शन है समान संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं। आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे फिर से उल्टा बात कर दी गई। इसमें कहा जा रहा है कि समान संख्या में परमाणु पाए जाते हैं और समान कार्यात्मक समूह होते हैं।
आप क्या कहेंगे कि गुरुजी समान संख्या में कार्बन परमाणु नहीं पाए जाते हैं। कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन कार्यात्मक समूह क्या होता है, समान होता है। आपका तीसरा ऑप्शन है कि अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं। आप कहेंगे कि सर यही सही है, क्यों? जैसे अगर हम लोग बात करते हैं CH3OH की, हम लोग बात करते हैं C2H5OH की, हम लोग बात करते हैं C3H7OH की, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये मेथेनॉल हो जाता है, ये एथेनॉल हो जाता है और ये प्रोपेनॉल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि सभी का फंक्शनल ग्रुप क्या है, समान है, और सब में नंबर ऑफ कार्बन क्या है सर, अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि समजातीय श्रेणी वैसा श्रेणी होता है जिसका फंक्शनल ग्रुप समान होता है, लेकिन उसमें जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका चौथा ऑप्शन कह रहा है कि समान संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु अलग अलग कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं। आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी हमसे समजातीय श्रेणी की बात की जाएगी तो हम लोग सीधे सीधे क्या कहेंगे कि समजातीय श्रेणी का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, समान होगा, लेकिन जो कार्बन की संख्या होगी वो क्या होगा, अलग अलग होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 26, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है 14। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच में कितना का भिन्नता होता है, कितना का अंतर होता है, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे कि गुरुजी इतना तो हमको मालूम है कि जहाँ भी समजातीय श्रेणी की बात की जाएगी, जहाँ भी होमोलोगस सीरीज की बात की जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, तो किसी एक ही ग्रुप के कंपाउंड होंगे। मेरे मित्र, क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जा रहा है कि किसी एक ग्रुप के कंपाउंड के आणविक द्रव्यमान में कितना का अंतर होता है, ये चीज़ आपको बताना है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एल्केन के 2 कंपाउंड की बात कर लेते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एल्केन का पहला कंपाउंड मीथेन है, एल्केन का पहला कंपाउंड मीथेन है और दूसरा कंपाउंड क्या है, तो सर इथेन है। आपको यहाँ पे क्या बताना है, इस दोनों के आणविक द्रव्यमान में कितना का अंतर है। ध्यान देंगे यहाँ पे कार्बन के 1 परमाणु है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है। आप कहेंगे 4 है तो 4 हो जाएगा, तब 12 + 4 कितना हो गया, आप कहेंगे 16, यानी कि मीथेन का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आप इथेन की बात कर लें, यहाँ पे कार्बन के 2 परमाणु हैं। आप कहेंगे गुरुजी कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 12, तो यहाँ पे 2 है तो 12 दूना 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन के कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 6 है। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 6 गो है तो 6 हो जाएगा, तो 24 और 6 कितना हो गया, सर 30 हो गया। अब आपको क्या पता करना है कि इस दोनों के आणविक द्रव्यमान में कितना का अंतर है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम 30 में से 16 घटाएंगे तो क्या कहेंगे कि 14 का अंतर है। कितना का अंतर है, 14 का अंतर है। और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी ग्रुप का कंपाउंड होगा, अगर वो सेम ग्रुप का कंपाउंड है तो उसके 2 अनुवर्ती कंपाउंड, 2 अनुवर्ती यौगिकों के बीच में जो आणविक द्रव्यमान का अंतर होगा वो कितना का होगा, तो गुरुजी 14 का होगा। मेरे मित्र, ये तो आप एक लेंदी प्रोसेस के थ्रू आणविक द्रव्यमान निकाल करके फिर उसको घटा करके ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट तरीका भी है और मैंने आपको ये चीज़ भी बताया है। आप सभी ने अभी जस्ट देखा है इसी क्लास में कि जो आपका समजातीय श्रेणी के कंपाउंड होते हैं, जो आपका समजातीय श्रेणी के कंपाउंड होते हैं, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है, सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पे मीथेन और इथेन है, तो इस दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितना का अंतर है, आप कहेंगे गुरुजी सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर है। तो यही अंतर आपका पूरे के पूरे कंपाउंड में होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वही क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स में होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि सर इतना का अंतर होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा उतना का ही अंतर हर एक कंपाउंड में होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपने जो 14 निकाला है वो किसका आणविक द्रव्यमान है, तो गुरुजी इसी का है।
आप कहेंगे हम कैसे समझ लेंगे, इसका भी आप निकाल लीजिए। कार्बन के 1 परमाणु है तब 12 हो गया, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तब 12 + 2 कितना हो गया सर, 14 हो गया। मैं आपको सीधे भी बता सकता था, लेकिन आप सभी कहते सर हम कैसे समझे, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं कि समजातीय श्रेणी के किसी 2 कंपाउंड के बीच में जो उसका आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है वो कितना का होता है, 14 का होता है। और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि क्यों होता है, तो आप क्या कहेंगे कि समजातीय श्रेणी के किसी 2 सदस्यों के बीच में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, इसीलिए CH2 का जितना आणविक द्रव्यमान होगा उतना का ही अंतर क्या होगा, पूरे के पूरे कंपाउंड में होगा, यानी कि पूरे के पूरे ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे उसमें होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। ऑप्शन दिया हुआ है मेथिलीन, दूसरा ऑप्शन है मिथाइल, तीसरा ऑप्शन है एथिल, चौथा ऑप्शन है एथिलीन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने समजातीय श्रेणी का चर्चा करा है, होमोलोगस सीरीज का चर्चा करा है, और हम सबों ने देखा है कि प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से सिंगल बॉन्ड CH2 समूह से क्या होता है, अलग होता है। और ध्यान में रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड CH2 को कौन सा समूह बोला जाता है, तो गुरुजी इसको मेथिलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेथिलीन बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मिथाइल भी दिया हुआ है, तो नो डाउट अभी जस्ट मैंने आपको ये भी बताया है कि जब हम लोग मीथेन से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को बाहर कर देते हैं, तब ये हो जाता है CH3, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एथिल भी दिया हुआ है, मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, एथिल नहीं होता है, एथेनॉल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। और आप सबों को मालूम है कि C2H5OH को ही क्या बोला जाता है, एथिल अल्कोहल या फिर इथाइल अल्कोहल बोला जाता है, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, इथेनॉल भी बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एथिलीन भी दिया हुआ है, इसका फार्मूला क्या होगा, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि C2H4 को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है C4H10, दूसरा ऑप्शन है C4H8, तीसरा ऑप्शन है C3H8, चौथा ऑप्शन है C3H6। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आइसोब्यूटेन होता है उसका आणविक सूत्र क्या होगा। आप सभी क्या कहेंगे आइसोब्यूटेन के बारे में? आप सभी कहेंगे कि सर आपने इसी सेशन में बताया है कि जो ब्यूटेन होता है जिसका फॉर्मूला C4H10 होता है, उसके 2 समावयवी होते हैं। एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। और आप सभी को मालूम है कि जब हम लोग आइसोमर या समावयवी की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न हो, क्या कहलाता है? समावयवी कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ब्यूटेन का समावयवी है, इसका अणुसूत्र क्या होगा, तो ब्यूटेन जैसा होगा। यानी कि आइसोब्यूटेन का भी अणुसूत्र C4H10 ही होगा और नॉर्मल ब्यूटेन का भी अणुसूत्र क्या होगा, तो C4H10 ही होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप में से कुछ मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी नॉर्मल ब्यूटेन के लिए क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा और आइसोब्यूटेन के लिए क्या होगा। तो सर बड़ा ही सिंपल सा होगा। जैसे ही हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन की बात करेंगे इसमें चारों कार्बन क्या होगा, तो सर चेन में जुटा होगा। और जैसे ही हम लोग आइसोब्यूटेन की बात करेंगे तो इसमें 3 कार्बन क्या होगा, तो गुरुजी चेन में जुटा हुआ होगा और 1 कार्बन क्या होगा, ब्रांच में होगा। आप कहेंगे कैसे, तो देख लीजिए। जब हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन की बात करते हैं तो कहते हैं कि सर नॉर्मल ब्यूटेन होगा तो चारों कार्बन क्या होगा, चेन में जुटा होगा। ध्यान देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। ये लीजिए हाइड्रोजन हम लगा दे रहे हैं, ये आपका हाइड्रोजन लग गया है। अब आप चाहे तो इसको काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कितना कार्बन दिख रहा है, तो सर 4 कार्बन दिख रहा है। 4 हाइड्रोजन ऊपर है, 4 हाइड्रोजन नीचे है, 8 हो गया। 1 हाइड्रोजन आपका इधर है, 9 हो गया। और 1 हाइड्रोजन आपका क्या है सर, इधर है, 10 हो गया। तो आप क्या कहेंगे, ये जो संरचना है ये किसका है, तो गुरुजी नॉर्मल ब्यूटेन का है। किसका है, नॉर्मल ब्यूटेन का है। अब हमको किसका बनाना है, आइसोब्यूटेन का बनाना है।
हमको क्या करना होगा कि इसमें एक ब्रांच निकालना होगा। तो क्या करेंगे, तो गुरुजी हम लोग 3 कार्बन को कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। 3 कार्बन को हमने जोड़ दिया। अब एक कार्बन को हमको क्या करना है, तो एक कार्बन को सर इसके साथ हम जोड़ दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक कार्बन आपका यहाँ पे जुट गया। अब हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को सेट करना है। आप कहेंगे सर इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ भी गुरुजी एक हाइड्रोजन जुटेगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुटेगा, और इधर भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुटेगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका ऊपर में एक हाइड्रोजन, और ये फिर हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा सर, एक हाइड्रोजन। अब आप इसको काउंट करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन हो जाएगा। अब हमको देखना है कि हाइड्रोजन हमारा 10 है या नहीं। आप देख रहे होंगे कि 3 हाइड्रोजन ऊपर में है और 2 यहाँ पे है, तो कितना हो गया सर, 3 2 5 हो गया। ध्यान दीजिएगा कि 1 6 और ये क्या हो गया 7 और 3 10। आप क्या देख रहे हैं कि आपका 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ भी C4H10 है, बस दोनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या है सर, अलग अलग है। तो ध्यान में रखिएगा कि जब कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ चेन में जुटे हुए रहते हैं तब उसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, और अगर किसी एक कार्बन के साथ ब्रांच लगा हुआ रहता है, यानी कि किसी एक कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप आ जाता है, तब उसको क्या बोला जाता है, आइसोब्यूटेन बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मीथेन, एथेन और ब्यूटेन के आणविक सूत्र क्रमशः CH4, C2H6 और C4H10 हैं। इनके क्रमशः प्रयोग सिद्ध एम्पिरिकल सूत्र क्या होंगे? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो आपका CH4 है और साथ ही जो C2H6 है और फिर जो आपका C4H10 है, इन सभी का एम्पिरिकल सूत्र यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलानुपाती सूत्र। और आपको इस तीनों ही कंपाउंड का क्या बताना है, एम्पिरिकल फार्मूला बताना है, जिसको और शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रयोग सिद्ध सूत्र बोला जाता है। आप कहेंगे सर ये कैसे निकलेगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है 3 तरह का। कौन कौन सा? तो पहला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा होता है एम्पिरिकल फार्मूला और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो जब हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में अणुसूत्र कहते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का जो वास्तविक अणु के साथ फार्मूला लिखा हुआ रहता है उसी को क्या बोला जाता है, अणुसूत्र बोला जाता है। जैसे आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पे CH4 लिखा हुआ है, ये इसका क्या है, वास्तविक अणु है। मीथेन में कार्बन के 1 परमाणु होंगे और हाइड्रोजन के 4 परमाणु होंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे C2H6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये इथेन का क्या है, वास्तविक फार्मूला है, क्योंकि आप सबों को मालूम है इथेन में 2 कार्बन होगा और 6 हाइड्रोजन होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे जब आप C4H10 की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी C4H10 यानी कि ब्यूटेन की जब बात करेंगे तो यहाँ भी 4 कार्बन होगा और 10 हाइड्रोजन होगा। तो ये क्या है, वास्तविक है। तो जब किसी फार्मूला को उसके वास्तविक परमाणु संख्या के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तब वो आपका किस टाइप का फार्मूला कहलाता है, अणुसूत्र कहलाता है, और उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और स्ट्रक्चरल फार्मूला की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सीधे सीधे कहते हैं कि गुरुजी अगर किसी कंपाउंड को हम लोग संरचना बना करके रिप्रेजेंट करते हैं तब उसका वो क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। जैसे कि अभी आपने ब्यूटेन का देखा था, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या था, अलग अलग था, तो वो उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। अब बात आती है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं उन सभी का जो सरल अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो वास्तविक अणु हैं या फिर परमाणु हैं उन सभी का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोला जाता है, मूलानुपाती सूत्र बोला जाता है। आप कहेंगे सर हम कैसे निकालेंगे? आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला कंपाउंड है CH4, पहला क्या है, CH4। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे कार्बन के 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। तो जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। यानी कि CH4 मीथेन के लिए मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों ही क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर CH4 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 4 का जब आप रेशियो निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उतना ही मिलेगा। ठीक उसी तरह अब हम लोग बात कर लेते हैं C2H6 की। तो ध्यान दीजिएगा कि C2H6 यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने क्या बोला, इसके परमाणु का रेशियो निकाल लेना है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कार्बन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के कितने हैं, तो सर 6 हैं। तो लीजिए 2 और 6 का आप यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए।
तो आप क्या कहेंगे कि सर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी C2H6 का जो इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे तो कट के कार्बन 1 आ गया, तो 1 को तो हम लिखेंगे नहीं, तो लीजिए हम यहाँ पे सिर्फ कार्बन लिख दिए। और हाइड्रोजन आपका कितना आ गया, तो गुरुजी 3 आ गया। ये क्या हो गया, तो सर CH3 जो है वो इथेन का यानी कि C2H6 का इंपेरिकल फार्मूला हो गया। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, ब्यूटेन की, C4H10। यहाँ भी क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु का रेशियो निकाल लेंगे। तो कार्बन का यहाँ पे कितना परमाणु है, 4, हाइड्रोजन का कितना है, तो गुरुजी 10, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी इसका जो इंपेरिकल फार्मूला होगा वो हो जाएगा C2H5। क्या हो जाएगा, C2H5। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि CH4, C2H6 और C4H10 का इंपेरिकल सूत्र क्या होगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में CH4, CH3 और C2H5 है। आप कहेंगे कि सर हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, CH4, CH3 और C2H5 लिखा हुआ है, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जब भी आपसे इंपेरिकल फार्मूला की बात की जाए, मूलानुपाती सूत्र की बात की जाए, तो आप सभी क्या करेंगे कि मूलानुपाती सूत्र को निकालने के लिए जो आपका अनुसूत्र होगा और उसमें जो वास्तविक परमाणु होंगे उसका आप रेशियो निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन स्वजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रोपाइन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है इथाइन, चौथा ऑप्शन है इथीन। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एल्काइन स्वजातीय श्रेणी का पहला सदस्य कौन सा होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एल्काइन में हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो 2 कार्बन से करते हैं, तो इसका पहला सदस्य क्या होता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसका पहला सदस्य इथाइन होता है। दूसरा सदस्य क्या होता है, तो गुरुजी इसका दूसरा सदस्य प्रोपाइन होता है। और फिर इसका तीसरा सदस्य क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ब्यूटाइन होता है। क्या होता है, ब्यूटाइन होता है। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन स्वजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है। आप कहेंगे इथाइन जो है वो एल्काइन स्वजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि यौगिक CH3, CH2, CH3 का IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, पेंटेन। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है CH3, CH2 और फिर CH3, इसका IUPAC नेम क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या करेंगे, यहाँ पे आप कितना कार्बन है उसको जोड़ेंगे और कितना हाइड्रोजन है उसको जोड़ेंगे और देखेंगे कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि अनुसूत्र क्या आता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, यानी कि कार्बन कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना है 3, तो आप क्या कहिएगा सर 5 3 8 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका C3H8। कितना हो जाएगा C3H8। ध्यान दीजिएगा कि 3 दूना 6, 2 क्या होता है 8 होता है। मतलब क्या, यहाँ पे जो जनरल फार्मूला लग रहा है वो किसका लग रहा है, तो CnH2n+2 का लग रहा है। CnH2n+2 किसका है जनरल फार्मूला, आप कहेंगे सर एल्केन का है। तो एल्केन ग्रुप में 3 कार्बन परमाणु के लिए हम लोग कौन सा ग्रीक अक्षर यूज करते हैं, तो आप कहेंगे सर प्रोप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। और IUPAC नेम लिखने के लिए क्या लगाते हैं, N लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो गुरुजी ये प्रोपेन हो जाएगा। और नो डाउट आप सबों ने कई बार याद करा होगा कि C3H8 किसका फार्मूला होता है, तो प्रोपेन का फार्मूला होता है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सर इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मेरे मित्र आज के इस सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन ही रखेंगे और उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे और उसका जो भी कंसेप्ट था उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं।
और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।